होलाष्टक के दौरान हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। जैसे कि फाल्गुन के महीने में होली से 8 दिन पहले की जो अवधि होती है, 8 दिन पहले का जो समय होता है, इसे होलाष्टक कहा जाता है। तो होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है, कब होगा समाप्त? होलाष्टक के दौरान हमें क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या महिलाएं सुहाग की सामग्री खरीद सकती हैं अथवा नहीं? इस पर बहुत सारे प्रश्न आप सभी के आए हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, हम बात करें यूट्यूब की, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए हर दिन लाने का प्रयास करते हैं और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, तो इसलिए लाइक और कमेंट जरूर किया करें। देखिए, होलाष्टक हर वर्ष आता है। जैसे कि हम बात करें, खरमास आता है वर्ष में 2 बारी। उसी तरीके से होली से 8 दिन पहले की अवधि को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका मान्य ही नहीं करते हैं। जैसे कि हम बात करें दक्षिण भारत में इसका मान्य बहुत कम किया जाता है। तो यदि आप दक्षिण भारत के रहने वाले हैं तो हो सकता है वहां के पंचांग में इसके बारे में आपको न जानकारी हो, लेकिन हमारे उत्तर भारत में इसका मान्य किया जाता है। इसलिए मैं आपके लिए ये जानकारी देती रहती हूँ हर वर्ष। तो इस बार वर्ष 2025 में 7 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है और 13 मार्च को, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा होगी, उस दिन होलिका दहन का पर्व होता है। और होलिका और प्रहलाद से जुड़ी जो पौराणिक कथा है, आपको पता है, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिन्हें की अग्निदेव से वरदान प्राप्त हुआ था। तो वो अलग टॉपिक हो गया, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है, तब होलाष्टक समाप्त हो जाता है। अब ऐसे में बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। हमारी जो बहनें हैं प्यारी प्यारी, वो डर जाती हैं कि दीदी हम इसमें अपने व्रत का उद्यापन करें। जैसे कि बहुत सारी बहनों के गुरुवार के व्रत संपूर्ण हो चुके हैं, या फिर हम बात करें शुक्रवार का व्रत संपूर्ण हो चुका है, या आपको कोई चीज लेनी है, कोई सुहाग की सामग्री, हम बात करें सिंदूर आपका अपने डिब्बी में बढ़ गया है, या हम बिंदी की बात करें आपकी बढ़ गई। देखिए, सुहाग की चीजों को कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि हमारा समाप्त हो गया या खत्म हो गया, हमें नया लेना है, बढ़ गया है। हमारी सासू माँ लोग हमेशा ऐसे ही बोलती थी। वो तो हमेशा रसोई के सामान को भी बोलती थी कि बढ़ गया है, नमक बढ़ गया, लाना है ना। तो इसलिए सुहाग की सामग्री को कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि खत्म हो गया है ना। तो आप नया लेकर आए, तो उनमें बहुत सारा यही इसी प्रकार की चिंता है। क्योंकि देखिए, जब हम उद्यापन करेंगे तो भी दान करेंगे। सुहाग की सामग्री है, साड़ी कपड़ा है, देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए, या फिर हम सुहागन महिलाओं को खिलाने के लिए जो दान देंगे वो भी हम खरीदेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा संशय है। तो उस संशय को इस वीडियो में हम जरूर दूर करेंगे। और पहले तो ये भी आप जान लें कि आपका व्रत उद्यापन जब भी संपूर्ण हो जाता है तभी हमें उसका उद्यापन करना चाहिए। कभी भी उसको होल्ड पे नहीं रखना चाहिए। बहुत विषम स्थिति आ गई, आप बिल्कुल हॉस्पिटलाइज आ गए, आपके घर में कोई इस तरह की विपत्ति आ गई, तो एक अलग बात है। वरना जब भी हमारा व्रत समाप्त हो जाता है, संकल्प पूरा हो जाता है, तभी हमें उसका उद्यापन करना चाहिए। उसमें हमें खरमास या फिर ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। तो हाँ, उसके लिए हम चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके पास आपकी चीजें बढ़ गई हैं, यानी कि आपको सिंदूर लेना है, बिंदी लेनी है, आपका मंगलसूत्र टूट गया है, या आप कोई सोने चांदी की चीज पहले से देकर ऑर्डर करके आए, उसको लेकर आना है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो ये कई बहनें पूछ रही थी, साड़ी कपड़ा भी आप दान पुण्य के लिए, देवी देवताओं के लिए लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। यदि रुक जाए, 8 ही दिन की बात है, क्योंकि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की बात है। अगर आप रुक सकते हैं, यानी अपने पहनने के लिए हम कह रहे हैं, उद्यापन बिल्कुल आप करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और रही बात कि क्या क्या चीजें हम और नहीं करना चाहिए और कर सकते हैं, तो देखिए, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए, जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है विवाह संस्कार, या विवाह से जुड़े, जैसे कि उपनयन संस्कार, या हम बात करें बच्चों का मुंडन संस्कार होता है, या हम कर्ण छेदन है, अपनी बेटियों का नाक छिदवाते हैं। इन सब चीजों को करने से बचें। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार होता है जीवन में। कान एक बार छेदा जाता है,
नाक भी एक बार छेदी जाती है, मुंडन संस्कार भी एक बार होता है, विवाह एक बार होता है, उपनयन जिसे जनेऊ कहते हैं वो भी एक ही बार होता है। तो ये सब चीजें बहुत शुभ मुहूर्त में बहुत चीजों को देख कर करना चाहिए, जिससे इसका शुभ परिणाम हमारे आने वाले जीवन में हमको मिलता रहे। ठीक है। और इसी प्रकार से गृह प्रवेश, भूमि पूजन और नींव पूजन के लिए होता है, क्योंकि देखिए मकान और घर जिसे आप कहते हैं, जब हम रहते हैं तो घर होता है, पहले तो ईंट और सीमेंट की दीवारें होती हैं, मकान जिसे हम कहते हैं। तो इसमें भी हम खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ रह सके, तो इसके लिए भी हमें मुहूर्त देखना होता है, वरना आप जल्दबाजी करते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए आप इस चीज का बहुत ध्यान रखा करें दोस्तों। देखिए हमारे परिवार की खुशियां ही हमारे लिए मायने रखती हैं। पैसे थोड़े कम होंगे चलेगा, हम एक वक्त कम खा के सो सकते हैं, लेकिन यदि परिवार के कोई व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई बीमारी आ गई है, कोई ऐसी चीजें आ गई हैं, तो उससे दिमाग हमेशा परेशान रहता है, चाहे कितना भी आपके पास पैसा भरा हो। आप इस चीज को समझ सकते हैं जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पर देखा था, एक बहन का बेटा नहीं रहा। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। ईश्वर उनको ऐसे बड़े दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि देखिए ईश्वर ही सब कुछ है, उसके आगे हम इंसान तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यही प्रार्थना है कि उनको इस इतने बड़े दुख से उबरने के लिए उत्साह और साहस ईश्वर ही दे। ठीक है। तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों पर बहुत गौर करना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सुहाग की चीजें ले सकती हैं, बिंदी है, चूड़ी है, मंगलसूत्र आप बनवा सकती हैं, सिंदूर भी आप ले सकती हैं। यदि आप उद्यापन कर रही हैं तो सुहागिनों को खिला सकती हैं उद्यापन के दौरान, बाकी आप और चीजों में नहीं। ठीक है। आपके पास कोई चीजें बढ़ गई हैं, जैसे कि ये समाप्त हो जाती थी, तो हमारी सासू माँ हमेशा कहती थी कि ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा सिंदूर समाप्त हो गया या खत्म हो गया, हमेशा कहना चाहिए सिंदूर बढ़ गया है, बिंदी बढ़ गई है। या हम बात करें रसोई घर में भी चीजों को, जैसे नमक है या घी है तो बढ़ गया ऐसा बोलो। तो हम लोग जब मतलब शादी हुई थी तो बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि हमारा जो मायके का परिवार था वो इन सब बातों को उतना ज्यादा नहीं समझते थे, क्योंकि हमारी दादी टीचर थी, हमारी माँ भी टीचर थी और हम बच्चे छोटे ही थे, तो उतना नहीं समझते थे। लेकिन ससुराल में जब हम आए तो इन छोटी छोटी चीजों को हमने ध्यान दिया और समझा, और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता भी है ना। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें दोस्तों अपनी सासू माँ से सीखी हैं, और अपनी दादी से भी मैंने सीखा है बहुत सारी चीजें। तो वो मैं आपके साथ वही चीजें मैं शेयर करती हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कर्ण छेदन, और ये जब होलाष्टक हो जाएगा समाप्त, होली हो जाएगी, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है। और लड़कों का भी कर्ण छेदन होता है, लड़कियों का नाक जो छिदवाते हैं उनके लिए भी हमें शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है। और एक चीज मैं आपको सलाह के रूप में देना चाहूंगी, क्योंकि हमारा बेटा ज्योतिषाचार्य है और वो छोटी छोटी बातों को हम लोग से डिस्कस करता है, बातें करता है, कुंडली में जब देखने को मिलती है कि जब मुंडन संस्कार होता है, क्योंकि ये पूरे जीवन में एक ही बार होता है मुंडन संस्कार, तो उस समय हमें नाऊ से, जो बाल बनाता है उसे हमारे लोगों के यहाँ नाऊ बोलते हैं, नाई बोलते हैं, तो उनसे कभी बहस नहीं करना चाहिए, उनसे कभी तोल मोल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उनसे जो भी आपका उसका चार्ज होता है उसको पूरा पे करना चाहिए। आप और कहीं अपनी कटौती कर लीजिए, कंजूसी कर लीजिए, लेकिन कभी भी मुंडन संस्कार करने वाले नाई से बहस नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके बेटे का या बेटी का कर्ण छेदन हो रहा है वहां पर बहस नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी का नाक छिदवाने गए, वहां बहस नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें हमारे ग्रहों पर असर डालती हैं सीधा, यदि आप तोल मोल या फिर बहसबाजी करते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमको ठग रहा है, हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है, तो आप दे दीजिए उसको, क्योंकि वो उससे ग्रह करवा रहे हैं, तो आपका ग्रह आगे शुभ परिणाम मिलने लगता है। ठीक है। और दूसरी अहम बात, जब आप विवाह शादी के लिए कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, जैसे हम बात करें सिंदूर खरीद रहे हैं या सिंदूर की डब्बी जिसे सिंदूरा कहा जाता है, या तो वहां भी बहसबाजी आपको नहीं करना चाहिए कि आप इतने का ही हमको देना चाहिए या इतने ग्राम का ही हम लेंगे, क्यों कर रहे हैं, आपको कभी नहीं करना चाहिए। आप ऐसे सही दुकान में जाएं जहां पर आपको ज्यादा तोल मोल करने का
जरूरत ही ना पड़े, फिक्स रेट हो, आप सामान लें और अपने घर में आए। स्पेशली विवाह के लिए, जैसे मुंडन और कर्ण छेदन या फिर नाक छेदन की बात मैंने आपको बताई, इसी तरीके से इन सब बातों का सीधा प्रभाव हमारे ग्रहों पर और हमारे आने वाले जीवन पर पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, नींव पूजन, भूमि पूजन, ये सब कार्य आप होलाष्टक के दौरान ना करें। बाकी उद्यापन है या चीजें खरीदना है आप कर सकते हैं। और साथ ही आप कोई नया व्रत ना उठाएं। नया व्रत होलाष्टक के बाद में आप उठाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।